दोस्तों ये स्टोरी का अगला भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। दूसरे दिन अहाना अपनी नींद भरी आंखें खोलकर सोफे पर बैठी थी और धैर्या को रावी और वीरा की चोटी बनाते हुए देख रही थी। उसने कहा, तुम सब कितने लकी हो कि तुम रात में सो सकते हो और मुझे देखो। रावी ने मुस्कुराते हुए अहाना को देखा और कहा, हाँ सच में, देखिए आपकी आई के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो गए हैं। अहाना ने मुंह बनाकर रावी को देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? वीरा ने सपाट लहजे में कहा, यही कि आप पांडा दिख रही हैं। वीरा ऐसे तो कभी मजाक नहीं करती थी, पर ना जाने क्यों जब उसने ये कहा तो उसके मुंह से अचानक से यह बात निकल गई। वीरा की यह बात सुनकर धैर्या जोर जोर से हंसने लगी। अपनी मम्मी को यूं हंसता देख वीरा के चेहरे पर नरमी आ गई। धैर्या ने अहाना से कहा, अहाना दीदी, मैंने नाश्ता बना दिया है और अब हम चलते हैं। यह कहते हुए उसने रावी और वीरा का हाथ पकड़ा और बिल्डिंग से बाहर चली गई। जब बाहर पहुंची तो उसे स्कूल बस दिखाई नहीं दी। तभी उसके सामने एक वाइट कलर की कार आकर रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और इसमें से शिव ने कहा, शायद आज स्कूल बस नहीं आने वाली है, क्या मैं इन दोनों को स्कूल छोड़ दूं? धैर्या ने आंखें छोटी करके शिव को देखा और कहा, हमारी बेटियों से ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। रावी ने अपनी मम्मी का हाथ खींचा और कहा, मम्मा स्कूल में टेस्ट है, चले जाते हैं ना? वैसे भी शिव भैया अच्छे हैं। धैर्या थोड़े नीचे झुकी और कहने लगी, रावी तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता आजकल के लोग कैसे कैसे होते हैं, और तुम तो वैसे भी इतनी भोली हो। शिव ने मुंह बनाकर उन्हें देखा और मन में कहा, पता नहीं क्यों धैर्या जी को यह दोनों इतनी भोली लगती हैं, या दोनों तो शैतान की नानी है। वीरा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं। धैर्या ने हार मानकर उन्हें शिव की कार में भेज दिया। रावी और वीरा बैक सीट पर बैठे थे। वीरा ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें सब मेल कर दिया? शिव ने कहा, यस मैम, मैंने वह आपके टैबलेट पर भेज दिया है और यह रहे कुछ प्रिंट आउट। इसमें डाइट प्लान है और कुछ मेडिसिन है, पर एक प्रॉब्लम है। रावी और वीरा ने शिव की तरफ देखा तो आगे ड्राइव कर रहा था। फिर उसने कहा, उन्हें एक प्रॉपर सेक्शन अटेंड करना होगा जिनमें उन्हें रोज एक इंजेक्शन लगेगा। यह सुनते ही रावी और वीरा परेशान हो गई, क्योंकि वह दोनों अच्छे से जानती थी कि उनकी मम्मी इंजेक्शन का नाम सुनकर ऐसे भागती है जैसे उनके पीछे भूत हो। राजवंश कॉर्पोरेशन। जब धैर्य ऑफिस पहुंची तो उसे वीर नीचे ही मिल गया, जो ऑफिस के अंदर ही जा रहा था। वीर ने मुस्कुराते हुए धैर्य को गुड मॉर्निंग कहा और उसके साथ अंदर आ गया। वीर ऑफिस में ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, पर ना जाने क्यों उसे धैर्य से बात करना अच्छा लग रहा था। दोनों एक साथ कंपनी में चले गए। उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड के पास काफी भीड़ लगी थी। वीर ने एक एम्प्लॉय से पूछा कि वहां क्या है, तो उन्होंने उसे बताया कि डिजाइन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को अपने बनाए डिजाइन सबमिट करने हैं जो इसमें रुचि रखते हैं। आने वाले फैशन मेगा में नई तरह का डिजाइन दिखाना चाहते हैं, इसीलिए टैलेंट की तलाश हो रही है। फिर उस लड़के ने आह भरते हुए कहने लगा, पर कोई इस काम के लिए तैयार ही नहीं। आखिर कौन ही राजवंश कॉर्पोरेशन में अपने डिजाइन बेचेगा, जहां से दुनिया भर के डिजाइन काम करते हैं? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्राई करने में कोई बड़ी बात नहीं है। धैर्य, जो यह सब बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी, उसने वीर से कहा, क्या आप भी यह करना पसंद करते हैं? वीर ने कहा, पहले मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, बट फैमिली प्रेशर से वह काम छोड़ना पड़ा। धैर्य ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, शायद ही मौका आपके लिए ही है। उसकी ऐसी मोटिवेटेड बातें सुनकर वीर के मन में भी आशा की किरण जाग उठी। उसने कहा, मैं ट्राई कर लूंगा। वह लोग बातें करते करते अपने डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे। वीर अपने डेस्क की तरफ जाते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास सच में बहुत काम है। यह कहते हुए वह धैर्य की टेबल पर रखी फाइल को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक फाइल पर गई और उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, यह प्रोजेक्ट तो पिछले साल बंद हो गया था, तुम्हें इस पर काम करने को क्यों दिया गया है? धैर्य ने कहा, हमें नहीं पता, हमें तो काम निशा मैम ही देती हैं। अभी वीर आसपास देखते हुए कहने लगा, वैसे 2-3 दिन से दिख भी नहीं रही हैं, क्या वह छुट्टी पर गई हैं? तभी वह लड़की जो निशा के साथ रहती थी, उसने कहा, हाँ, उसके घर से फोन आया था कि वह वेकेशन पर गई है। वीर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और सब अपने अपने कामों में लग गए। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा अपनी क्लास में बैठकर उस बोरिंग लेक्चर को देख रहे थे जिनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। रावी ने वीरा की तरफ देखते हुए कहा, दी, आपने सोचा? वीरा सामने देखते हुए कहने लगी, एक प्लान तो। यह सुनते ही रावी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या? या उसमें थोड़ा जोर
से कहा था, जिस कारण क्लास के सारे बच्चे और टीचर्स उसी की तरफ देखने लगे थे। टीचर ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जान सकता हूँ तुम क्लास में पढ़ाई कर भी रही हो कि नहीं। वीरा ने बोर्ड की तरफ देखा जहाँ हिस्ट्री के कुछ नॉलेज के बारे में लिखा था। उसने कहा, हाँ सर, आप हमें बता रहे थे कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी। टीचर ने अपने हाथ फोल्ड किए और पूछा, तो जरा मैं भी तो जानूं तुमने क्या क्या सुना है। रावी ने मासूम सा चेहरा बनाया और उठ के खड़ी हो गई। टीचर को लगा वह कुछ बता ही नहीं पाएगी। तभी रावी ने कहा, टीचर, हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, जिसमें यह फैसला किया गया था कि भारत सहित कई अन्य देशों को आज़ादी दी जाएगी। इसके लिए फरवरी में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, लेकिन फिर माउंटबेटन ने जून 1948 में आज़ादी देने की बात कही, जिसका जमकर विरोध हुआ और उस कारण उन्हें 1 साल पहले 1947 में ही आज़ादी देनी पड़ी। आज़ादी का समय 11:51 से लेकर 12:39 तक रहने वाला था और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। इस कारण हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। टीचर मुंह खोले रावी को देख रहा था। उसने तो सिर्फ बच्चों को सिर्फ यही बताया था कि हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, पर रावी ने तो आधी बुक से सुना दी। टीचर की तरह बाकी सारे बच्चे भी हैरान और कंफ्यूज होकर रावी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आई थी। अब टीचर रावी को एडमायर कहने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम एक जीनियस लड़की हो। रावी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तो जनरल नॉलेज है, क्या मैं बैठ सकती हूँ। टीचर ने हाँ में सिर हिलाया और वापस जाते हुए कहने लगा, इसे जनरल नॉलेज कहते हैं, फिर तो इसकी नॉलेज पता नहीं कहाँ तक होगी। लंच टाइम में रावी और वीरा और शिव वापस 10th फ्लोर के उस रूम में थे। शिव ने कहा, मैम, हमें धैर्या जी का सेशन स्टार्ट करना है। वीरा ने कहा, हमें इसके लिए आहाना मासी की मदद लेनी पड़ेगी। रावी ने कंफ्यूज होकर वीरा को देखा और पूछा, पर कैसे? हमें उन्हें सच बताना होगा। यह कहते हुए वीरा की आंखों में थोड़ी परेशानी थी, पर उसे यह अपनी मम्मी के लिए करना ही होगा। ऑफिस में इस समय लंच टाइम हुआ था और ज्यादातर लोग कैंटीन में गए हुए थे। धैर्या भी अपना काम समेटकर कैंटीन में जाकर लंच करने का सोच रही थी। जानवी भी पहले से ही वहां आ चुकी थी। तभी धैर्या के फोन पर एक मैसेज आया। धैर्या उस नंबर को पहचान गई और मैसेज पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर तुम लंच करने नहीं आई। यह सुनते ही धैर्या के हाथ से फोन गिरने वाला था। अगर कंपनी का बॉस उसे यहाँ लंच के लिए लेने आया तो कंपनी में तूफान मच जाएगा। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपना टिफिन बॉक्स लेकर लिफ्ट की ओर चली गई। जैसे ही वहां 30 फ्लोर पर पहुंची, उसे करण हमेशा की तरह बाहर खड़ा दिखा। उसने मुस्कुराते हुए उससे गुड आफ्टरनून कहा कि तभी करण बोल पड़ा, मैम, कल आप आई नहीं। सर ने स्पेशली आपके लिए शेफ से कहकर फूड बनवाया था, हमें वह सब फेंकना पड़ा। धैर्या को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह कल इसीलिए नहीं आई क्योंकि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वह अपने बॉस से इतना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगी तो लोग उसके काम को नहीं देखेंगे। उन्हें यही लगेगा कि वह अपनी बॉस की मदद से यहाँ तक पहुंच रही है। वह अपने ख्यालों में थी कि करण ने केबिन का दरवाजा खोल दिया और धैर्या अंदर चली गई। उसने देखा वह व्हाइट कलर के सोफे पर एक आदमी ब्लैक फॉर्मल सूट में बैठा था। सामने सलीके से सजा हुआ खाना रखा था। धूप में उसकी नीली आंखें समुद्र की गहरी तरह दिख रही थी। धैर्या दरवाजे के पास खड़ी होकर एकटक उसे देखने लगी। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। धैर्या तुरंत वहां आकर दूर के सोफे पर बैठ गई। वायु ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और कहा, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? धैर्या सकपका गई और कहने लगी, बात ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वायु ने कहा, तो इतना दूर क्यों बैठी हो, यहाँ आकर बैठो। यह कहते हुए उसने अपनी जगह थोड़ी शिफ्ट कर ली। धैर्या ने उस खाली जगह को देखा और चुपचाप उठकर वहां बैठ गई। वायु ने उसे खाना ऑफर किया। तभी धैर्या को रावी और वीरा की वार्निंग याद आ गई कि वह बाहर का कुछ खा नहीं सकती। उसने अपना मन मारा और कहा, नहीं, हम घर का खाना ही खाते हैं। वायु ने ज्यादा उसे रिक्वेस्ट नहीं की और एक प्लेट उसके आगे कर दी। धैर्या ने उसमें अपना खाना निकाला। वायु ध्यान से उस खाने को देख रहा था। सादा चावल, फीकी दाल और रोटी। उसने अपनी नजरें उठाकर धैर्या को देखा और कहा, क्या तुम यह सच में खाती हो? धैर्या ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए हम यह खा रहे हैं। तभी वायु के दिमाग में सिद्धार्थ की कई बातें गूंजने लगी। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। उसने धैर्या की तरफ देखा। वह उससे पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है, पर ना जाने क्यों पूछ ही नहीं पा रहा था।
आना इस समय देहरादून पब्लिक स्कूल के बाहर खड़ी थी। तभी वहां एक प्यून आया और अहाना को अपने साथ ले गया। अहाना अभी भी कंफ्यूज थी। थोड़ी देर पहले उसे एक फोन आया था। वह काफी नींद में थी, इसीलिए उसने बात ध्यान से नहीं सुनी। उसे बस इतना सुनाई दिया कि रावी और वीरा किसी परेशानी में हैं और उनकी मम्मी का फोन नहीं लगने के कारण उन्होंने उसका नंबर उन्हें दिया है। लिफ्ट में खड़े होकर वह यही सोच रही थी कि आखिर इन दोनों शैतानों को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई। वह अपने ही ख्यालों में थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अहाना बाहर आई और प्यून को देखने लगी। उस प्यून ने कहा, मैम आपको यहाँ से खुद ही जाना होगा, हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। यह कहते हुए उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और वापस नीचे चला गया। अहाना खाली कॉरिडोर को देखा और आगे चल पड़ी। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, इतना बड़ा स्कूल है तो मुझे तो यहाँ बच्चे ही दिखाई नहीं दे रहे, यह एरिया तो पूरी तरह खाली है। तभी उसे वहाँ एक कमरा दिखा जहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। वह अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची उसके कदम अपनी जगह जम गए। राजवंश कॉर्पोरेशन। खाना खाते हुए धैर्य ध्यान से वायु को देख रही थी। उसकी प्लेट में रखा खाना बेस्वाद जरूर दिख रहा था, पर उसे इतने अच्छे से सजाया गया था जैसे वह कोई पेंटिंग हो, और वायु जिस तरह से खा रहा था वह किसी राजा की तरह लग रहा था। धैर्य को पता ही नहीं चला कि वह कब तक वायु को देखती रही। जब उसे वायु की आवाज अपने कानों में आई तब वह होश में आई। उसने पूछा, आपने कुछ कहा? वायु ने उससे कहा, मैं पूछ रहा था तुमने वह नोटिस देखा? तभी धैर्य को याद आया। उसने कहा, हाँ हमने देखा तो है, पर हमें नहीं लगता कि हम इतने कैपेबल हैं, स्पेशली इतनी बड़ी कंपनी के लिए। हमने तो कभी यह सब सीखा भी नहीं है, बस अपने विचारों को उसमें निकाला है। वायु एक टक उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि धैर्य क्या बोल रही है, वह सिर्फ इसी बात से खुश हो जाता था कि वह से उससे बात कर रही है। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम वह मुझे लाकर देना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। धैर्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हम कल लेकर आएंगे। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। लंच टाइम खत्म ही होने वाला था। उसने कहा, हम जाते हैं, हमारा बहुत काम है रखा है। उसने अपना टिफिन पैक किया और बाहर जाने लगी। तभी वायु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, अब हम फ्रेंड हैं ना? धैर्य ने ना समझी में उसे देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। जैसे ही उसने यह कहा वायु ने तुरंत उसे गले लगा लिया। धैर्य अपनी जगह जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, जब भी फ्रेंड मिलते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हैं। धैर्य याद करने लगी। तभी उसे याद आया कि जब अहाना उसके घर आई थी तो वह इसी तरह उसके गले मिली थी। अहाना के अलावा धैर्य को कोई दोस्त नहीं था और मेल फ्रेंड होना तो नामुमकिन ही है। उसने अपने भोलेपन में हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से वायु की पीठ पर हाथ रख दिए। वायु को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हो। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद वह धैर्य से अलग हुआ और उसके बाल ठीक करते हुए कहने लगा, ठीक है जाओ। धैर्य तुरंत अपना टिफिन उठाया और भाग कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद करण अंदर आया। वायु अपनी चेयर पर बैठा और कहने लगा, कुछ पता चला? करण ने कहा, सर हमने पिछले 3 दिनों से हर फ्लाइट चेक कर लिया है, पर हमें कहीं भी मिस निशा का रिजर्वेशन नहीं मिला और ना ही हमें वह उनके किसी रिश्तेदारों के यहाँ मिल रही हैं। ऐसा लगता है वह भी गायब हो गई हैं। वायु की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, थोड़ा वेट करो, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ खुद ही सामने आएगा। उस छोटे से घर में निशा अभी भी उन कुर्सियों पर बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। रस्सियों के निशान उसके हाथों पर छपे हुए थे। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। आंखें काली गड्ढों के कारण डरावनी दिख रही थी। हर 1 घंटे में उसके पास एक आदमी आया करता था जो उससे पूछता था, क्या तुम इस शहर को छोड़ने को तैयार हो? यही सवाल वह 24 घंटे में 24 बार सुनती और अब वह लगभग पागल हो चुकी थी। जब भी उससे यह सवाल पूछा जाता उसके मुंह से वह कपड़ा हटा दिया जाता था ताकि वह कुछ बोले, पर वह कुछ कहने को तैयार ही नहीं थी। अभी भी वह आदमी उसे यही पूछ रहा था। जब उसने निशा का वही रिएक्शन फिर से देखा तो उसने किसी को फोन करा और कहा, शिव सर को तैयार नहीं हो रही है। शिव ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा, कुछ लड़कों को उसके कमरे में बिठाकर रखो, पर याद रखे वह सिर्फ बैठे रहें। यह कहकर उसने फोन कट कर दिया और मन में कहा, उन्होंने मेरी बॉस की मम्मी को परेशान किया है। जब तक वह इस शहर को छोड़ने को नहीं मानेगी तब तक उसकी जिंदगी मौत से बदतर रहेगी।
देहरादून पब्लिक स्कूल। अहाना अभी भी उसी तरह दरवाजा खोलकर खड़ी थी। अंदर रावी और वीरा एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अंदर एक बड़े से प्रोजेक्ट पर कई सारे लोगों के चेहरे दिख रहे थे और दो ब्लैक स्क्रीन अलग ही दिख रही थी जो इधर से कनेक्ट थी। रावी और वीरा ने अपने मुंह पर माइक और वॉइस चेंजिंग डिवाइस पहनी थी। वीरा ने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। मैं कोई रिस्क लेने वाली नहीं। उनमें से किसी एक आदमी ने कहा, पर हमें इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। आप ये 50% पार्टनरशिप के साथ करना चाहती हैं? तभी रावी ने कहा, क्या आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिविजुअल हैंडल कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो प्लीज टेक इट। ऐसे ही काफी देर तक बातें चलने के बाद वह मीटिंग खत्म हो गई। प्रोजेक्ट बंद करने के बाद लाइट ऑन होने पर वीरा पीछे मुड़े बिना कहा, अहाना मौसी अंदर आइए। अहाना जो अभी तक हैरानी से वहां खड़ी थी, वह वीरा की बातें सुनकर होश में आई और अंदर आते हुए कहने लगी, मुझे बताओ तुम दोनों यहाँ सब क्या कर रही हो और आखिर कैसा स्कूल है और प्रोजेक्ट? क्या प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अहाना पैनिक होते हुए कुछ ना कुछ कहे जा रही थी। तभी शिव ने उसके सामने आते हुए कहा, आप रिलैक्स कीजिए और बैठ जाइए। अहाना ने उस आदमी की तरफ देखा। तभी उसे याद आया कि यह वही है जिसे उसने उस दिन घर में देखा था। उसने घूर कर उसे देखा और कहा, तुमने मेरी सहेली की लड़कियों के साथ क्या किया है? रावी ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था यह प्लान वर्क नहीं करेगा। वीरा ने अहाना की तरफ देखा और कहा, अगर आपको जानना है तो बैठ जाइए वरना आप जा सकती हैं। वीरा की आवाज बहुत कोल्ड थी। अहाना चुपचाप वहां खड़ी एक बेंच के पास बैठ गई। वह इस समय एक ओबीडिएंट स्टूडेंट लग रही थी। वीरा ने शिव की तरफ देखा और अहाना को सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहा। शिव ध्यान से अहाना को सारी बातें बताने लगा। राजन शाही से मिलने से लेकर इस कंपनी की सीईओ बनने तक की। अहाना मुंह खोले सब सुन रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने शिव की तरफ देखा और कहा, मुझसे मजाक करना बंद करो। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस औरत को कैसे समझाए। तभी वीरा ने अहाना के सामने लैपटॉप स्क्रीन कर दी। अहाना ने स्क्रीन की तरफ देखा और धीरे धीरे उसे स्वीप करने लगी। उसमें रावी और वीरा के फोटोज थे। किसी में वह राजेशाही के महल में थी तो किसी में जयपुर की गलियों में, किसी में वह दोनों फ्लैट में बैठी थी तो कोई उनके लंदन विजिट की थी। यह सारी फोटोज रावी जबरदस्ती खिंचवाती थी। वीरा को तो यह सब पसंद ही नहीं था। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने आधा देश देख चुकी थी। राजेशाही के बिजनेस को वापस खड़ा करने के लिए उन्हें कई बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता था। अहाना हर फोटो को देखने के बाद अपनी हैरानी छुपा ही नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में वीरा की आवाज पड़ी, आपको हमारी मदद करनी है। अहाना ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मदद? शिव ने उसे धैर्य की कंडीशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। ऐसे ही अहाना ने यह सुना कि धैर्य के पास सिर्फ 4 महीने हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वीरा रावी की तरफ देखा और कहा, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? जब चारों मिलकर बात करने लगे, धैर्य जब अपनी डेस्क पर आई तो जानवी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूर रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा कैंटीन में कितना वेट किया, तुम कहाँ चली गई थी? अब धैर्य क्या कहती? उसने कहा, हमें भूख नहीं थी। जानवी ने उसे आंखें छोटी करके देखा और कहा, सच में? तो तुम्हारा टिफिन क्यों खाली है? यह कहते हुए उसने वहां से टिफिन को उठा लिया। धैर्य ने कहा, हमें बताओ, क्या तुम नोटिस के हिसाब से कुछ डिजाइन बनाने वाली हो? जानवी ने कुर्सी ली और बैठते हुए कहने लगी, नहीं यार, मुझे यह सब नहीं आता। क्या तुम्हें आता है? धैर्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। जानवी उसका हाथ पकड़कर चहकते हुए कहा, तो ट्राई करो ना, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ऑफिस खत्म होने के बाद धैर्य बाहर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसने ध्यान से उस कार को देखा। तभी उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से वीर बाहर आते हुए कहने लगा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। धैर्य ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, थोड़ी देर में ऑटो आ जाएगा, हम चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। वीर उसे खींचकर कार में बिठाते हुए कहने लगा, अरे यार, तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? मैं भी तुम्हारे ही साथ ऑफिस में काम करता हूँ, चलो बैठो। यह कहते हुए उसने उसकी बात सुने बिना ही उसे कार में बिठा दिया और कार स्टार्ट करके कहने लगा, एड्रेस? धैर्य ने झिझकते हुए उसे अपना एड्रेस बता दिया और दोनों धैर्य के घर की तरफ निकल गए। धैर्य उसे अपनी कॉलोनी से थोड़ा दूर ही छोड़ने को कह दिया था। वीर ने उसकी बात नहीं मानी और कार को कॉलोनी के अंदर ले गया।
धैर्या ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप कोई बात मानते क्यों नहीं है? वीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कोई मानने वाला ही नहीं है। उसकी अजीब सी बात सुनकर धैर्या ने कुछ नहीं कहा। जब कार कॉलोनी में रुकी, धैर्या ने धीरे से आसपास देखा और बाहर आ गई। वीर हंसते हुए कहने लगा, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद नहीं है? माता पिता का नाम सुनते ही धैर्या के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और वो जाने लगी। तभी वीर की आवाज से पीछे से आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वीर के हाथ में उसका बैग था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, माफ करना, हम भूल गए थे। यह कहते हुए उसने उसके हाथ से वह बैग ले लिया। वीर ने कहा, क्या तुम अपने मेहमानों को इसी तरह भगा देती हो? धैर्या को थोड़ी हिचकिचाहट फील हो रही थी और वह उसे अपने घर ले जाना भी नहीं चाहती थी। अब जब वीर सामने से कह रहा था तो उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और दरवाजे को देखने लगी। वीर पीछे ही खड़ा था। उसने कहा, क्या तुम्हारा दरवाजा खुलता नहीं है? धैर्या झेप गई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे वीर भी अंदर आ गया। जैसे ही धैर्या लिविंग रूम में पहुंची, उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, मम्मा आप आ गई। रावी दौड़ते हुए उसके पास आई। उसके पैरों को गले लगाकर खड़ी हो गई। उसी के पीछे पीछे वीरा भी चलती हुई आ रही थी। उसकी शांत नजरें अपनी मम्मी के पीछे खड़े आदमी पर थी। वह उसे वार्निंग भरी नजरों से देख रही थी। उसने सामने आकर कहा, मम्मा जाकर फ्रेश हो जाइए। धैर्या ने पीछे वीर को देखा और कहा, यह हमारे मेहमान हैं, इन्हें बिठाइए, हम अभी मुंह धोकर आते हैं। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई और दूसरी तरफ वीर, जिसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, वह वहीं खड़ा था। तभी उसके कानों में रावी की आवाज आई, ओ हैंडसम अंकल, आ जाओ अंदर। यह कहते हुए उसने उसे सोफे पर बैठा दिया। वीर ने उलझी हुई नजरों से दोनों को देखा और कहा, क्या वह आपकी मम्मी है? वीरा ने उसे घूरकर और कहा, आपको कोई परेशानी है? जब वीर ने वीरा का इतना गुस्से वाला चेहरा देखा तो चुप हो गया। तभी रावी ने कहा, हाँ वह हमारी मम्मी है, रुकिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यह कहते हुए वह किचन में चली गई। सोफे के दोनों तरफ वीर और वीरा बैठे थे। माहौल एकदम शांत था। तभी वीरा ने कहा, क्या आप मम्मी के दोस्त हैं? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वीरा ने उसे घूरा और कहा, एक ऑफिस से काम करने का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। वीर कोई जवाब देता उससे पहले ही धैर्या बाहर आते हुए कहने लगी, वीरा हमने आपको कितनी बार समझाया है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। वीरा उठकर खड़ी हुई और किचन में जाते हुए कहने लगी, मैं हमेशा अच्छे से ही बात करती हूँ, डिनर टाइम होने वाला है, डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। रावी ने किचन से आवाज दी, हाँ मम्मी, हैंडसम अंकल को भी ले आइए। अपने लिए हैंडसम अंकल सुनकर वीर थोड़ा शर्मा गया। धैर्या ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अच्छा अब खाना खाकर जाइए, चलिए। यह कहते हुए उसने आसपास देखकर कहा, अहाना मौसी कहाँ है? रावी ने कहा, मम्मा उनकी आज भी नाइट शिफ्ट है। थोड़ी देर बाद चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब था। वीरा ने धैर्या की प्लेट में खाना डालते हुए कहा, क्या आपने टिफिन खत्म किया था? धैर्या ने मुंह बनाया और कहा, आपका दिया हुआ खाना ऐसा था जैसा कोई मरीज भी ना खाए, तब भी हमने खत्म कर दिया। यह बात तो ऐसे कह रही थी जैसे उसने एग्जाम में 100 मार्क्स लाए हो। वीरा ने एक नजर अपनी मम्मी को देखा और कहा, अच्छी बात है, चलिए खाना खाइए। धैर्या ने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें दलिया की कटोरी रखी थी, मिक्स आटा रोटी और उबली हुई सब्जियां। उसने रोनी सी सूरत बनाकर वीरा को देखा और कहा, हमें बताइए आप हमसे किस जन्म का बदला ले रही हैं? हमें यह सब नहीं खाना। वीरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, जब डॉक्टर कह देंगे कि आप दूसरा खाना खा सकती हैं तब आप ही खाना खाएंगी, अभी तक शब्द भी नहीं कहेंगी आप, वरना मैं आपको सुबह भी एक गिलास दूध पीने को दूंगी। धैर्या चुप हो गई और खाना खाने लगी। यह सारा नजारा देखकर वीर को बहुत हंसी आ रही थी। राजवंश हवेली। वायु एक तरफ सोफे पर अकेला बैठा था और घर के बाकी सदस्य साथ में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में वहां पर कोई मुकदमा लड़ा जाने वाला है। निर्मला जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सब जानते हैं पिछले 6 सालों से ज्योति हमारे यहाँ रह रही है और हमने उससे वादा किया था कि हम उसकी शादी वायु से कराएंगे। ज्योति ने हमारे खानदान को वंश दिया है और हम उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करने वाले। इसीलिए हमने आप सबकी राय जानने के लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया है कि वायु की ज्योति से शादी कब की जानी चाहिए। शादी की बात सुनकर घर में कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग दुखी। कृपा जी ने थोड़ा उदास होकर कहा, माँ यह थोड़ा जल्दी है।
निर्मला जी ने उन्हें देखा और कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप अपने बेटे को बुढ़ापे में शादी करते देखना चाहती हैं? कृपा जी ने कुछ नहीं कहा। तभी वैभव जी कहने लगे, माँ, हमने ज्योति के पूरे परिवार को अच्छी तरह से संभाल रखा है, उसकी जिंदगी भी इस घर में अच्छे से बीत रही है। हमें बताइए उसकी किस चीज में हमने कमी रखी है, और जब तक मेरा बेटा इस शादी को नहीं करना चाहेगा वह नहीं करेगा। या थोड़ा उन्होंने गुस्से में कहा था। उन्हें ज्योति बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी तरह से बहस करने लगे। उसे शोर भरे माहौल में वायु की शांत आवाज आई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही सबने वायु की आवाज सुनी, सब चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। वीरा ने खाना खाते हुए कहा, खाना सच में बहुत टेस्टी है। धैर्य ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, हमें मत बताइए, हम खा नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें चिढ़ाएंगे। धैर्य अपना मुंह बेचारा सा बनाकर खाना खाने लगी। वीरा ने एक नजर उसको देखा, अपनी साइड में रखे कटोरी को धैर्य के सामने रख दिया। धैर्य ने गुस्से में वीरा को देखा और कहा, अब इसमें क्या है? वीरा ने कुछ नहीं कहा और वापस अपना खाना खाने लगी। धैर्य ने उस कटोरी का ढक्कन हटाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए वीरा को देखा और कहा, आप दोनों बेस्ट हैं और जल्दी से अपना खाना खत्म कर दो। कटोरी की रसमलाई को खाने लगी। वीर एकटक धैर्य को देख रहा था, जो बच्चों की तरह खुश होते हुए उस रसमलाई को खा रही थी। वीर ने उससे कहा, तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे तुम्हें कभी मिलती ही नहीं है। रावी ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हाँ, मम्मा को 15 दिन पहले हमने कुछ मीठा खाने को दिया था। अब तो वीर के पास शब्द ही नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसे अपने ऊपर वीरा की घूरती नजर महसूस हुई और वह चुपचाप अपना खाना खाने लगा। खाना हो जाने के बाद सब लिविंग रूम में बैठे थे। वीर ने आसपास देखते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? यह सुनते ही धैर्य के चेहरे पर एक उदासी आ गई और झिझक गई। वह रावी और वीरा गुस्से में वीर को देख रहे थे। वीरा कुछ कहने वाली थी कि रावी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। तभी वीर की आवाज फिर आई, तुमने बताया नहीं, क्या वह काम पर गए हैं? वैसे वह करते क्या हैं? अब तो वीरा का पारा हाई हो गया था। वह उठकर खड़ी हुई और वीर को मारते हुए कहने लगी, खाना हो गया, बातें हो गई, अब आप जा सकते हैं। आपको हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी जानने का कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा कि इज्जत से यहाँ से चले जाएं। इस समय वीरा की आंखें आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही वीर को जला देगी। उसे इस बात से नफरत थी कि कोई उसकी मम्मी से उनके पापा के बारे में बात करे, और यह आदमी ने तो यह बात उनके सामने यह कहने की हिम्मत की। वो उसे जान से मार देना चाहती थी। तभी उसके कानों में धैर्य की आवाज आई, वीरा शांत हो जाइए, उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया होगा, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। धैर्य की आवाज सुनकर वीरा शांत हो गई थी। उसने एक नजर अपनी मम्मी को देखा और कमरे में चली गई। रावी भी उसके पीछे चली गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।